मैं कम इन सर। प्लीज नमस्ते सर। थैंक यू सर। जी। तो विनोद, आपने आईटी रुड़की से 2017 में बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जी सर। अच्छा, तब से आप क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटी रुड़की के बाद से? सर मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया था उसके बाद से। तो मैंने 2021 का इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन सर मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की भी एग्जाम दी थी जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो 2022 के एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूँ सर मैं उसमें। कमांडेंट में सेलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो भी वन ऑफ द, वैसे तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप पहले 10th में आपका 85% था, 12th में 83 था, लेकिन बीटेक में 5.26 आया, जो हम एक बहुत अच्छा ग्रेड नहीं मानते। ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ सर, स्कूलिंग गांव की स्कूल में पढ़ा हूँ। तो सर अचानक उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में सर शुरुआत में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाया उतना सर। तो शुरुआत में एक साल मुझे हिंदी मतलब इंग्लिश ठीक से समझने में लग गया सर। तो मैं उसके बाद से सर मैंने बाद के लास्ट के 2 ईयर में मैंने 8 से ऐसे लगाई है वहाँ पे सर, लेकिन ओवरऑल वो कमी रही है सर। क्योंकि सर वो शुरुआत में नींव कम पड़ गई, बुनियाद कम पड़ गई, तो बाद में उसमें भी दिक्कत आई थी सर। अच्छा, तो ऐसा लगता है ना कि टेक्निकल और इस तरह के प्रोफेशनल एजुकेशन में और इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में भी क्या मातृभाषा और हिंदी जैसी उसमें शिक्षा देने की जो सरकार की नीति है वो ठीक है आपके अनुसार? सर मेरे अनुसार तो ये ठीक है, क्योंकि मैं सर इसका मतलब भुक्तभोगी हूँ सर। तो मुझे जो दिक्कत हुई थी सर, तो मतलब अगर ऐसी कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो मातृभाषा में हो, तो जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आए या जनजातीय बैकग्राउंड से आए तो उनके लिए सर फायदेमंद होगा सर। अच्छा, आईटी रुड़की हमारा ओल्डेस्ट, एक तरह से कहें, जब पहले ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था तो रुड़की इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा फेमस रहा है और सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में है। आपको पता है किस समय लगभग स्थापित हुआ था ये, और उस समय का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? जी सर। सर इसकी स्थापना सर 1847 में हुई थी सर। उस समय सर गंगा कैनाल बन रही थी, तो उसके जो कार्मिकों या इंजीनियरों की सर प्रशिक्षण के लिए सर इसकी स्थापना की गई थी सर। सर उस समय सर कोटले कोटले नाम से कुछ सब सर, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहा, लेकिन लेफ्टिनेंट कोटले कुछ ऐसे करके सर गवर्नर थे उस। चलिए हम आपसे बात करेंगे सर। विनोद जी, जी सर। आप ट्रेवलिंग करते हैं, जी। तो ट्रेवलिंग में कौन सा मोड आप ज्यादा यूज करते हैं ट्रेवलिंग का, और कहाँ कहाँ गए हैं आज तक आप? जी सर। सर मैंने यात्रा के बहुत सारे मोड यूज किए हैं सर। पैदल यात्रा भी की है सर मैंने, साइकिल से भी की है सर, बस से भी की है और रेल से भी की है सर। तो शुरुआत में सर मैंने बचपन में हमारे जो आसपास धार्मिक स्थल थे, जैसे चौथ का बरवाड़ा हुआ, वहाँ पे सर पैदल यात्रा की थी सर। उसके अलावा मैंने बस से सर उत्तराखंड में यात्रा की, जैसे कि ओली तक की मैंने यात्रा की है सर, तो बसों के माध्यम से की है सर। मैंने बाइक से लेंसडाउन की यात्रा की है। तो लगभग मैंने सारे, और गोवा गया हूँ सर मैं बाय ट्रेन से। तो मतलब इस तरह मैंने लगभग सभी मोड में आप जब रोड से यात्रा करते हैं तो रोड का यहाँ पे हमारे यहाँ डिमार्केशन क्या हुआ है? कुछ नेशनल हाईवे है, कुछ स्टेट हाईवे है, कुछ नॉर्मल है। जी सर। तो कुछ लोग रोड देख के बता देते हैं कि ये स्टेट हाईवे है कि नेशनल हाईवे है, जी कुछ सर। उसमें ऐसे मार्क्स होते हैं। तो जी आप कुछ आइडिया है कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं देखकर कि नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है? सर जो नेशनल जो रोड होते हैं उन पे सर चिन्हित होता है जगह जगह पर नेशनल हाईवे के बोर्ड लगे होते हैं सर। सर रोड के साइड में भी छोटे छोटे पिलर लगे होते हैं जिन पे लिखा होता है नेशनल हाईवे क्रमांक नंबर, स्टेट हाईवे। कुछ उसके लिए कलर भी दिखा रखा है उन्होंने, जो माइलस्टोन रखते हैं वो जो कुछ कलर स्कीम भी है कि ये अगर नेशनल हाईवे तो इस कलर का होगा या कुछ वो होगा, कुछ आइडिया उसका? जी सर, शायद होना चाहिए, लेकिन सर सॉरी सर मैं भी एग्जैक्ट याद कोई नहीं कर बात। पा रहा सर। आपको आइडिया है, जैसे आप यहाँ से ओली गए या गोवा तो ट्रेन से गए थे, तो कौन सा नेशनल हाईवे जाता है दिल्ली से नॉर्थ की तरफ? आइडिया है कुछ नेशनल हाईवे का? कुछ हाईवे के नंबर्स है हमारे, जी सर। कुछ आइडिया है उसके बारे में? सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आज जब ट्रेवलिंग करते हैं जी सर। तो आप वहां क्या देखते हैं? कहीं भी जाते हो तो आपका कुछ प्रायोरिटी थी, कुछ अलग अलग चीजें देखते हैं, जी तो आप सर। क्या देखते हैं किसी भी जगह पर जाकर? नई जगह पर आप सर मैं किसी भी स्थान पे जाने के पहले वहाँ की कोई जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनको देखता हूँ सर। फिर लोगों के व्यवहार को नोटिस करता हूँ सर। साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति, स्वभाव, रहन सहन, खान पान कैसा है सर, उस पे किसी स्थान पे जो वहाँ का जैसा फूड होता है सर मैं चलिए आपने दो जगह का नाम लिया, गोवा और ओली का,
दोनों के आपने क्या क्या विशेष चीजें, आपने खान पान, वहां के विचार व्यवहार या कल्चर क्या देखा, वो बोर्ड को बताइए। आप गोवा का बताइए पहले, फिर ओली का बताइए। सर जो गोवा की संस्कृति है ना, वो कंपोजिट संस्कृति है सर। वहाँ पे जो जो पुर्तगाली उपनिवेश रहा था सर, ये तो इस वजह से सर इसमें वहाँ की और जो इंडियन कल्चर है उन दोनों का मिश्रण दिखाई देता है सर। साथ ही सर वहाँ पे विभिन्न समुदाय साथ में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तो ऐसे बहुत सारे समुदाय का समन्वय दिखाई देता है सर वहाँ पे। जबकि सर ओली में तो खान पान में क्या है वहां का खान पान का? सर वहाँ पे जो सी फूड है, वो एक तो सी फूड ज़्यादा मिलता है सर। साथ ही साथ सर वहाँ पे जो बीचेस के किनारे होटल हैं, वहाँ पे सर लगभग हर जगह का खान पान मिल जाता है सर। जैसे जो विदेशी खान पान है कुछ सी फूड ट्राई किया आपने, कुछ सी फूड वगैरह वहां का? जी सर मैंने ट्राई नहीं किया सी फूड। तो आइडिया नहीं उसका। ओली का बताइए, ओली का क्या बता रहे थे आप? सर ओली जो एक ऐसा स्थान है जो जिसपे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वहाँ स्नोफॉल देखने जाते हैं मैंने सर। तो वहाँ पे सर जो रोपवे होते हैं उसके माध्यम से सर जहाँ पे स्नो गिरती है वहाँ पे ले जाया जाता है सर। अभी कुछ न्यूज आ रही थी ओली को लेकर, स्नोफॉल को लेकर, कुछ आइडिया है क्या न्यूज आ रही थी ओली के बारे में? सर मुझे स्पेसिफिक ओली के बारे में ध्यान तो नहीं है सर, लेकिन इस बार जो स्नो है वो कम फॉल हो रहा है सर, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज पढ़ी है सर मैंने। आप ऑलरेडी एसएसबी में सेलेक्ट हो गए हैं, सिविल सर्विसेज में भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जी सर। अब मान लीजिए सिविल सर्विसेज में अगर आपका आईएएस आईपीएस हो गया तो आप डेफिनेटली यहीं आएंगे। जी सर। बट अगर मान लीजिए आपका नीचे के सर्विसेज में होता है, जी सर। ऊपर की 5 सर्विसेज में नहीं होता है, जो 5 चॉइस आपकी है, जी सर। तो आप क्या चॉइस, कहाँ जाना पसंद करेंगे? एसएसबी ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो भी ग्रुप ए है, जी सर। बाकी सारी ग्रुप ए है, जी तो आप सर। कहाँ जाना पसंद करेंगे? सर मैंने बहुत सारे चॉइस भरी थी, क्योंकि मुझे बाकी पोस्ट जॉब्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं थे सर, की 5-6 के अलावा। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो सर मैं उनमें जाना चाहूँगा, वरना मुझे सर सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट जॉब अच्छी लगती है सर, तो मैं फिर बाकी उसी में रहना पसंद करूँगा। आईआरएस हो जाता है आपका तो कहाँ जाएंगे? आईआरएस लेंगे, एसएसबी जाएंगे? सर आईआरएस। क्यों? दोनों तो ग्रुप ए सर्विस है, दोनों का पे स्केल सेम है। जी सर। फिर और आप तो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, जी तो सर। मतलब आप बहुत ही इंटरेस्टेड है यूनिफॉर्म सर्विस में, जी सर। तो फिर क्या कारण है कि आप आईआरएस में जाएंगे? सर जो पोस्ट है, जैसे कि मेरे को एसएसबी मिला, वो एक स्पेसिफिक पोस्ट है, तो उसका एक पोस्ट के अंदर ही दायरा रहता है सर। जबकि सर कोई भी सिविल सर्विस हुई आरएस जैसी, आईआरएस का क्या दायरा होता है बताइए? सर आईआरएस वो रेवेन्यू सर्विस होता है मेन काम उसका सर, लेकिन उसको डेपुटेशन पे अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेजा जा सकता है सर, और साथ ही सर लोगों से कनेक्ट होने का मौका भी मिलता है सर, तो ये रीजन है सर मेरे। तो वहाँ जाना चाहेंगे, ठीक है सर। विनोद, आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, दैट वो भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। जी सर। आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आपने एक ऑल्टरनेट अपने लिए एक प्रोफेशन भी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे ज्वाइन कर लिया है। सिविल सर्विस सर्वेंट ही क्यों बनना है आपको? आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते थे, आप कोर इंजीनियरिंग में जा सकते थे, आप ऑलरेडी खैर असिस्टेंट कमांडेंट हैं, सिविल सर्विसेज ही क्यों? सर क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैंने वहाँ पे सर बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, जैसे शिक्षा का निम्न स्तर, सर वहाँ पे बाल विवाह जैसी समस्याएं, और सर सिंचाई की सुविधाएं नहीं होना, तो ये सब सारी जो मल्टी डायमेंशनल है जो चीज़ें हैं जिनमें बुराइयां व्याप्त है गाँव में, तो सर वो एक इंजीनियर के माध्यम से उतनी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्पेसिफिक फील्ड होता है। जबकि सिविल सर्वेंट के माध्यम से मैं सर इन सारी समस्याओं पर कार्य कर सकता हूँ सर, तो इससे मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। साथ ही साथ सर ये ऐसा क्षेत्र है जो मेरे व्यक्तित्व के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा सर, तो इस वजह से सर मैं सिविल सर्विस चूज करना चाहता हूँ सर। और आप में ऐसी क्या क्वालिटीज अभी आप में हैं जिसको देख के बोर्ड आप इस बात से कन्विंस हो कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना चाहिए? जी सर क्योंकि मैं एक किसान बैकग्राउंड से हूँ, तो उस वजह से सर मेरे में हार्ड वर्किंग की क्वालिटी है और पेशेंस लेवल है सर। साथ ही साथ सर जो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, तो वो वहाँ से सर मैंने लीडरशिप क्वालिटी और टीम भावना देखी है सर। उसके साथ साथ सर मुझे लगता है कि मैं ईमानदार भी हूँ सर, तो ये सब क्वालिटी है जिनके माध्यम से सर मैं देश के लिए अच्छा कर सकता हूँ सर। तो आप अपनी ये लीडरशिप क्वालिटीज जो भी आपने डिस्क्राइब किया, टीम स्पिरिट, और इसको आप कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे? किस तरीके से, कोई एक एग्जांपल देके बताएं। जी सर लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है जो अपने से अधीनस्थ लोग हुआ या सबको साथ में लेके चलने की भावना सर।
तो सर अगर कोई भी समस्या आती है तो उसमें एक आदमी सर उस समस्या को दूर नहीं कर सकता, तो सर उसमें सर 7 वालों को साथ में लेके और सर उन समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा, और जो अपने अधीनस्थ हुए हैं उनको मोटिवेट करने का भी प्रयास करूँगा सर। साथ ही सर जनता से जुड़ाव में सर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी सर, क्योंकि इसके माध्यम से मैं लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, उनको प्रोत्साहित कर सकता हूँ कि वो प्रशासन के साथ जो मिलकर और काम करे सर। जाहिर है इन इतने सारे अटेम्प्ट्स में आपको सेटबैक भी हुआ होगा, कुछ एग्जाम्स है जिसमें आप क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, तो आप अपने सेटबैक्स को कैसे हैंडल करते हैं, आप कैसे मोटिवेटेड रखते हैं अपने आप को? जी सर क्योंकि सर मैं सेटबैक सर मैंने बचपन से देखे है सर, क्योंकि सर हम जब फसल करते हैं तो कई बार सर पूरी फसल सर खराब हो जाती है सर, तो सर ये शुरू से देखते आया हूँ, तो सर वहाँ से मेरे को एक ये था कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, कोई भी सेटबैक हमेशा के लिए नहीं रह सकता, तो कभी ना कभी हम प्रयास करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी सर। तो वो मोटिवेशन लेके सर मैं यहाँ पे उतरा था फील्ड में सर, तो मैं 1-2 सेटबैक से सर परेशान होने वाला नहीं था सर। आप यूनिफॉर्म सर्विस में हैं, जो अभी अग्निवीर स्कीम आई है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छी स्कीम है, और इसमें अगर क्या स्पेसिफिक क्या अच्छी बातें हैं जो कि सरकार ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है? सर ये इंडियन आर्मी में अग्निवीर सर्विस है जो सर एक टेम्परेरी सर्विस है सर, तो इसमें कुछ समय के लिए सर उम्मीदवारों की भर्ती होती है सर, जो सेवा में अपना योगदान दे सके सर। तो सर इसमें सपोर्ट जो आर्मी के लिए ये सर एक बेहतर ये है, क्योंकि हमें जो शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट होती है सर, एक तो उसकी पूर्ति हो सकती है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट पे बर्डन है वो कम हो जाएगा। लेकिन सर इसमें कुछ समस्याएं हैं, मतलब कुछ उम्मीदवारों के तौर पे कुछ समस्याएं देखी जाती है कि एक टेम्परेरी है, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती ये, तो उस वजह से सर उनके लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे कि थोड़ा इसको एक अन्य उपाय के अन्य कोई ऐसी सर्विस हो जिसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखे और ऐसी सर्विस के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है सर। लेकिन ओवरऑल सर मैं इस स्कीम को देश के लिए हित के लिए अच्छा समझता हूँ सर। विनोद, एक इंजीनियर होने के नाते रुड़की आपको पता है आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा कॉलेज था, और सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क होता है? सर जो सिविल इंजीनियरिंग होती है सर, ये जो कोई भी जो विकास के काम में जो भवनों के निर्माण, घरों के निर्माण, इनमें सर जो इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है उनका है सर। और जब जो आर्किटेक्चर है ना, उसमें जो कलात्मकता सर है ना, वो ज़्यादा दिखाई देती है सर। सर मैं अभी इतना याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका कौन सा हिस्सा सबसे मजबूत है वो बताएं आप। सर एक तो जो पूरा जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो जनरेशन के जो पावर सिस्टम का जो है वो पावर जनरेशन से बात करते हैं। एक एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सर ये फेराडे के नियम पे काम। क्या कहता है फेराडे का नियम? फेराडे का नियम कहता है सर, अगर किसी भी विद्युत धारा में जब चुंबकीय क्षेत्र में सर कोई भी धातु चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसमें एक विद्युत धारा का निर्माण होता है। आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी धातु प्रवेश करेगी? नहीं सर, कोई भी कंडक्टर होगा या कुछ और? सर अभी मैं कोई एग्जैक्ट याद नहीं कर पा। अच्छा, आगे बोलिए। तो क्या होगा अगर वो प्रवेश करेगी तो क्या होगा? तो सर इससे विद्युत धारा का निर्माण होगा सर। अच्छा, ठीक है। और सर इसकी दिशा जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके माध्यम से देखी जाती है सर। लेंज का नियम भी पढ़ा होगा आपने? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा। मुझे ये बताए, एसी और डीसी जनरेटर में क्या फ़र्क है? चलिए ट्रांसमिशन की बात करते हैं। भारत में जो प्लांट लोड फैक्टर है कितना होगा? प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है? सर प्लांट लोड फैक्टर होता है कि कोई भी जो प्लांट होता है वो उसकी जो टोटल जो कैपेसिटी होती है और जो प्रोजेक्ट में जितना प्रोडक्शन करता है उसका रेशो होता है सर।
तो एफिशिएंसी में मापता है, सर उसकी वो- क्षमता मापता है। जी सर, जितना मतलब उसकी क्षमता होती है उसके अनुपात में कितना प्रोडक्शन कर रहा है वो present क्षमता time में। और अच्छा, जितना प्रोड्यूस कर रहा है और जितनी क्षमता है उसका अनुपात अनुपात होता होता है। है सर। अच्छा, तो इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जी सर, इसको प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है या 1 के रेशो में भी व्यक्त किया जाता है, जैसे 0.98 ऐसा सर पावर फैक्टर होता तो कितना हो सकता है प्लांट लोड फैक्टर किसी? है सर। ये मैक्सिमम 1 तक जा सकता है सर, जो आइडियल स्थिति में जितनी कैपेसिटी उसकी क्षमता है उतना पूरा प्रोडक्शन करता है, लेकिन नॉर्मली सर ये होता नहीं है, तो ये लगभग 9.95 या इसके अराउंड चलता है। 0.95? सर ये घटता बढ़ता रहता है सर, किसी दिन ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन कम हो जाता है, ऐसे फिक्स नहीं रहता सर। अच्छा, मुझे एक दूसरी चीज़ बताएं, ये ट्रांसफार्मर क्या होता है? सर ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से सर वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है सर। इसके माध्यम से ये जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इससे वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, स्टेप डाउन से वोल्टेज को कम किया जा आपके यहाँ महिलाओं की स्थिति राजस्थान में बहुत अच्छी नहीं है। जी सर। जी सर, मैं मतलब महिलाओं की दिशा में बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद सर वहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है सर। नहीं, जी सर। तो क्या कदम उठाने चाहिए? आप एक प्रशासक बन के मान लीजिए टोंक में ही आपकी नियुक्ति कर दी जाए, तो कैसे आप महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारेंगे? सर क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब होने के पीछे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बहुत सारे फैक्टर है सर। तो हमें सर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी सर, सभी सेक्टरों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और क्योंकि महिलाओं की स्थिति आपस में जुड़ी हुई है, सब जो समस्याएं वो आपस में जुड़ी हुई है, तो हमें सर सब समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम जैसे सर जो इनका पेट्रियार्की माइंडसेट है, तो उसकी वजह से सर लड़कियों को बहुत समझना, तो एक तो इसमें जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए सर, तो उसके माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थैंक यू सर। विनोद, जैसा कि आपका नाम बताता है कि विनोदी तरीके से आप बहुत संभल बना के चल रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक ज़मीनी जगह से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हैं, उसके बावजूद आपने बहुत हिम्मत बना के रखी है और काफ़ी अच्छा विज़न रखते हैं, जैसे कि आपकी बात से लग रहा है। आप अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि आप IIT रुड़की तक पहुँचे, बड़ी अचीवमेंट है। आपने एक बात हमें बताई कि इसके अंदर चूँकि आपकी परसेंटेज 57% के आसपास रही है 2017 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इसकी एक वजह बड़ी बताई आपने कि वहाँ आपके साथ इंग्लिश भाषा का कमज़ोर होना आपके साथ। जी सर। बहुत अच्छी आपकी जैसे भी तैयारी बहुत अच्छी है, आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा जुझारू कोशिश कर रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू रखें और कोशिश करें इस काम पर काम करने के लिए। अच्छी बात है आपने किया। सवाल ये आता है कि आपकी मैं देख रहा हूँ जो ये ताकत है आगे बढ़ने की, ये पीछे हटने वाली नहीं है और आप आगे बढ़ के रहेंगे। इस आगे बढ़ते हुई ताकत को हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया कुंद कर रहा है हमारे युवाओं को, उनकी सोच को नेगेटिविटी डाल रहा है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि अगर सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट है, असर है, क्या वह बहुत नुकसान करने वाला है हमारे युवाओं को? सर जो सोशल मीडिया एक टूल है सर, जिसका सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष है सर। तो उसका जिस तरह से यूज किया जाता है सर, उसी अकॉर्डिंग सर उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, आज के युवाओं में क्योंकि सोशल मीडिया के प्रति जो रुझान बढ़ा है, तो उसकी वजह से सर वो ये समझ नहीं पाते कि कौन सी न्यूज़ ठीक है या कौन सी नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सोशल मीडिया उनको भ्रमित करने का काम करता है सर। तो एक उसको अगर भ्रमित करता है तो एक उपाय बताए कि बहुत तेज़ी से उसको किस तरह से एजुकेट किया जाए बच्चों को, लोगों को, ये क्या नई चीज़ बताइए सर। क्योंकि ये आजकल जो सोशल मीडिया की पहुंच बच्चों तक हो चुकी है, तो सर सबके पहले मैं चाहूँगा सर कि स्कूल में ही सर स्कूल से ही शुरुआत की जाए सर। तो सर एक सोशल मीडिया के बारे में सर ऐसे आयोजन किए जाए या कि इसको एजुकेशन के कोई ऐसे सब्जेक्ट का हिस्सा बनाया जाए सर, तो वहाँ से शुरुआत की जा सकती है। साथ ही साथ सरकार को सर जो सोशल मीडिया कंटेंट हैं उस पर सर निगरानी करनी चाहिए, और उसमें जो ऐसे कंटेंट हैं उनको सर रेगुलेट के माध्यम से सर उनको हटाया जाए जल्दी से जल्द, जितना जल्दी हो सके। साथ ही साथ सर जो युवाओं में जो स्पोर्ट्स के प्रति उस रुचि को बढ़ाया जाए सर, तो खेलों का आयोजन करना, जैसे राजस्थान में एक स्कीम चल रही है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक योजना, ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो सोशल मीडिया से हटके बाकी क्षेत्रों में जा सके। पिछले साल 2023 आई आस्क इन इंग्लिश क्वेश्चन ओनली, अच्छा लगा मुझे आपसे अंग्रेजी सुन के,
On 11th of December 2023, there was an announcement by the Supreme Court. The verdict has come in the public domain that Article 370 is to be taken differently by Supreme Court. What was that different steps was taken by the Supreme Court and given the verdict on this issue? Number one, क्या वर्डिक्ट दिया उन्होंने इस पर? क्या इसका जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस जो है स्पेशल, इसके तहत, चलिए आप ही बताइए क्या किया उनके साथ सुप्रीम कोर्ट? सर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को जो रद्द करने का जो था उसको सर सही वैध बताया सर, क्योंकि सर उनका मानना था कि ये एक अस्थायी प्रोविजन है सर, तो स्थायी था नहीं तो सर इसको कभी ना कभी हटना ही था सर। और सर ये एक नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी अच्छा कदम था सर, तो क्योंकि वहाँ पे नक्सल मतलब आतंकवादी गतिविधियों का सर बोलबाला रहा है, तो इस वजह से सर ये कदम उठाना जरूरी था। तो उससे जो और उसके बाद देखा जा रहा है सर, क्योंकि वहाँ पे जो जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, वहाँ पे लाइफ अच्छी चल रही है पहले की अपेक्षा। तो सर ये सब ये है कि उनको ध्यान में रखते सुप्रीम कोर्ट में, और जो उसको लाने का जो प्रोसेस था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सर वैध ठहराया है सर। कि आप हिंदी लिटरेचर के छात्र रहे हैं, ऑप्शनल आपका है, हिंदी लिटरेचर है आपका। हिंदी लिटरेचर में अक्सर हम छायावाद की बातें करते हैं, कभी कबीर की बात करते हैं, कभी इसकी एक मोहम्मद जैसी भी हुआ करते हैं। मोहम्मद जैसी का क्या, कौन सी धारा रही है, वह क्या कहना चाहते हैं समाज को, किस पर? जी सर जो मोहम्मद जैसी हैं वो एक सूफी काव्यधारा के सर कवि हैं सर, तो उन्होंने सर सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात की है उसमें है। तो उनकी जो फेमस रचनाएं सर पद्मावत है, तो जिसमें सर उन्होंने हिंदू कथा जो धार्मिक कथा है उसको आधार बना के सर, और जो रत्नसेन और पद्मावती की कहानी लिखी है। क्या आप भी कभी लिखते हैं कविता, दो एक लाइन? सर कविता लिखने में उतना अच्छा नहीं हो सर। अच्छा ठीक है। स्पोर्ट्स में आखिरी मेरा सवाल एक बन गया, एनएसएस आपने ज्वाइन किया शायद, एनएसएस है आपका? एनएसएस आप सब जानते हैं सोशल कॉज के लिए बनाया गया है। एनसीसी भी बनी, आप जानते हैं अच्छी तरह, नेशनल कैडेट कोर्स। नेशनल कैडेट कोर्स में सी सर्टिफिकेट पाना छात्रों के लिए बड़ा सपना है, जो रिपब्लिक डे में लिया जाता है। ये सपना लेने का, सी सर्टिफिकेट सपना लेने का एनसीसी के अंदर इतनी क्या ऐसी यंग जनरेशन में एक ललक है, क्या वह डिफेंस के प्रति, देश की रक्षा के प्रति अपने आप को तैयार करते हैं, या सिर्फ एक शौकिया तौर पर इसको लिया जाता है? सर इसके पीछे दोनों तर्क ठीक है सर। कुछ लोग इसको जब देश की सेवा के लिए आगे बढ़ने के रूप में देखते हैं सर, और कुछ लोग इसको कैरियर के ऑप्शन के रूप में देखते हैं, क्योंकि कुछ जॉब में एनसीसी सर्टिफिकेट को सर मान्यता दी जाती है सर। तो लेकिन जो एनसीसी है वो सर युवाओं में डिसिप्लिन सिखाती है सर, और देश में जो इंटीग्रिटी की भावना है वो सिखाती है सर। तो एनसीसी में जाने के बाद सर व्यक्तित्व में एक मूलभूत परिवर्तन होता है सर, तो उस वजह से सर युवा एनसीसी के प्रति रुझान रखते हैं, और रखना भी चाहिए सर। तो आपके यहाँ एनसीसी भी अवेलेबल थी क्या रुड़की में? एनएसएस कहाँ किया था आपने? सर रुड़की में किया था सर। एनसीसी भी थे क्या? जी सर। तो आपने एनएसएस क्यों चुना, एनसीसी क्यों नहीं? सर की वही रीजन था सर कि मैं गांव के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो एनएसएस सर जो मेरे गांव के जो चीज़ों से रिलेटेड दिखा सर मेरे को, तो इसलिए एनएसएस चूज किया। अवेयरनेस नहीं थी, कोई बात नहीं। अभी सर से बात करते हुए आपने एक छायावाद, सर ने एक शब्द कहा, हमें भक्ति काल भी समझ में आता है, अगर मध्य काल कहें, उससे पहले रीति काल कहें, सब समझ में। इसका नाम छायावाद क्यों पड़ा? छायावाद कहने का कुछ खास? सर जो एक सर पश्चिम में एक काव्यधारा चलती थी रोमांटिसिज्म, तो उसको सर हिंदी में जब कन्वर्ट किया तो उसको स्वतंत्रतावाद का नाम दिया गया सर। तो सर उसके बाद से सर जब छायावाद में कौन कौन आता है? दो तीन लोगों के, साहित्यकार, लेखकों, कवि के नाम बताइए। सर इसमें एक तो गुप्त जी आते हैं सर, एक निराला जी आते हैं, प्रसाद जी आते हैं, और महादेवी वर्मा जी आती हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान कीजिए, तो इसका नाम छायावाद क्यों कहा जाने लगा? सॉरी सर मैं नाम के बारे में याद नहीं कर पाया। अच्छा, अभी इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत, आप देखिए पूरा विश्व जो है एक उलझाव की स्थिति में है। अगर हम रशिया यूक्रेन से शुरू करें,
इवन चाइना ताइवान से शुरू करें और वहाँ पूरा मिडिल ईस्ट और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी तक जाएं तो बहुत ही हालत ख़राब है। ऐसे हालत में भारत की एक यूनिक पोजीशन बनती है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी है, बहुत जगह फंसा हुआ है। खासकर मिडिल ईस्ट को लेकर जो भारत की पॉलिसी है वो क्या और हो सकती है जिससे हम अपने संसाधन, अपने जो सॉवरेनिटी और अपनी जो एक कल्चरल वो वैल्यू है उसको भी बनाए रखें। तो जो भारत सरकार अभी विदेश नीति में कर रही है उससे सेटिस्फाइड है, या आपको लगता है कि कुछ और बेहतर किया जा सकता है, खासकर मिडिल ईस्ट की तरफ? सर जो हमारी विदेश नीति की जो एक विशेषता है कि हम डाइवर्सिफाइड पे विश्वास करते हैं सर। हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं, उसमें एक मिडिल ईस्ट में सर। तो हम मिडिल ईस्ट के सर हमारे पुराने जुड़ाव भी हैं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक जुड़ाव भी रहे हैं सर। तो इस वजह से सर हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एनर्जी डिपेंडेंसी के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ रूस तक पहुँच के लिए। तो इस वजह से सर हमें उनके देशों के साथ जुड़ाव रखने के लिए हमेशा प्रयास करने चाहिए सर। तो अगर कोई भी देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हमें सर उनके बीच वार्ताओं के माध्यम से सर युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम एक देश पर डिपेंडेंट ना होकर सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। आजकल हम लोग हर जगह एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप इंजीनियर हैं भी और बड़ा ज़रूरी भी है। अभी एक स्टार्टअप एक लेडी ने बनाया था और काफ़ी अच्छा नाम कर रही थी, माइंडफुल एआई, सुना है आपने? सॉरी सर, मैं सुना तो नहीं सर ये वाला वर्ड। अच्छा, ये घटना नहीं सुना आपने? चलिए, ऐसा मानते हैं कि एक स्टार्टअप था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित था और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने 4 वर्ष के पुत्र को मार दिया। ये इंसिडेंस इंडिया में हुआ। ये क्या बताता है? ये क्या संकेत है? ये क्या हमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? सर कोई भी टेक्नोलॉजी अपन अपनाते हैं तो उसके सर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं सर। लेकिन इसके आधार पर हम किसी इनोवेशन को सर स्थगित कर दे तो वो अच्छी बात नहीं है सर। हम एआई के सर फ्यूचर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सर एआई को सर इंसानों का सहयोगी बनाना चाहिए, न कि इंसानों से आगे बढ़ने का विकल्प दिया जाना चाहिए। तो सर हम ऐसे प्रोग्राम सेट कर सकते हैं उनमें जो इंसानों के अधीन रह के ही काम करें, या नहीं ऐसा नहीं कर सकते कि इंसानों से आगे निकल जाए वो। इससे ऐसा जैसे हॉलीवुड की मूवी में दिखाते हैं तो कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो सर उससे बचना है सर। तो इसलिए हम एआई पे पहले पूरी तरह से रिसर्च करनी है, किस तरह के प्रोग्राम चलाने, इसके लिए सर ग्लोबल पार्टनरशिप जरूरी है सर। और इंडिया जैसे देश सर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई के सर सदस्य भी हैं सर। तो उनके माध्यम से सर एआई की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सर मीटिंगें होती हैं सर। चलो, अच्छा, एक आपने ट्रैवलिंग हॉबी रखी और हिंदी साहित्य भी पढ़ा है। एक बड़े अच्छे साहित्यकार रहे हैं हिंदी के, जिन्होंने ट्रैवलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना और बोला कि नॉलेज किताबों से ज़्यादा ट्रैवलिंग से आती है। किसके बारे में कह रहा हूँ और क्या उनका एसेंस था उनके पूरे दर्शन का? सर जो मैं समझ पा रहा हूँ ये राहुल सांकृत्यायन जी की बात हो रही है सर, जिनका पूरा दर्शन ही यात्रा वृत्तांत पे है सर। ये एक गजल है, उसको उनका जिंदगी का रहस्य माना जाता है सर। शेर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर घर रही है तो नौजवानी फिर कहाँ। ये उनका नहीं था, ये तो किसी और का था। किसी और का था सर, जो उनके स्वभाव में दिखता है सर। सरस्वत सहाय। अच्छा, वो कहते क्या है? उनका पूरा जो एसेंस आपने बताया इस गजल की जगह, वो कहते हैं अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जी सुना? सर। हाँ सर और यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था उनके? सर उन्होंने बहुत सारी यात्रा की है, जैसे एक किताब लिखी है बड़ी फेमस। सर एक तो सर गंगा से वोल्गा तक है सर। थैंक यू, यू कैन गो। थैंक यू। सर